हेलो फ्रेंड्स, नीट 2022 जो कि अभी रिपीट हुआ है उसका फिजिक्स का पोर्शन बहुत टफ आया। ऐसा बहुत सारी जगह पे आपने रिव्यू सुना होगा। तो आज हम लोग इस सेशन में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए वही सॉल्व करेंगे। लेकिन ये खाली सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको क्यों टफ लगे, ऐसा क्या स्पेशल कर दिया एनटीए वालों ने जो आपको टफ लगे। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है, कि आप YouTube से हर जगह से जा करके डिफरेंट वीडियो सब कुछ सोल्यूशन बहुत क्विकली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा घाटा भी है। घाटा कुछ ऐसा है आपका कि जब एनटीए पेपर बना रही है तो उसे पता होता है, वो हर सेंटर के टॉप कोचिंग्स के सबके वो सोशल मीडिया हैंडल देखो, उन्हें पता होता है कि किस लेवल पे क्या कैसे पढ़ाया जा रहा है। और इस बार उन्होंने वही किया। वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उन्होंने छांटा जिस पे ध्यान कम जाता है, और वहीं से क्वेश्चन निकालेंगे। पेपर ऑटोमेटिकली टफ होगा। पेपर क्या टफ था, ये हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। शायद हम डिस्कस करते चलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, शायद इतना टफ नहीं था। तो आइए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा। ये आपका जो सेट 80 था उसके सॉल्यूशन से उसी सीक्वेंस में है। आप देखो ये क्वेश्चन, पॉलीएटॉमिक गैस है आपकी, ठीक है, ईच मॉलिक्यूल के। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है इसे हम एफ ले लेते हैं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका तीन पार्ट में आ गया। सबसे पहले ट्रांसलेशनल जो 3 है, उसके बाद रोटेशनल ये भी 3 है। वाइब्रेशनल के दो मोड पॉसिबल होते हैं, वाइब्रेशनल या तो लीनियर हो सकता है या रोटेशनल हो सकता है, तो इसलिए इसको हम 2f लिखेंगे। तो ये आपका आ गया 6 + 2f। गामा जो होता है ये होता है 1 + 2/f। अब देखो गामा ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो कि यूजुअली क्लास में लोग छोड़ देते हैं, ज्यादा फॉर्मूले के बेसिस पे चले जाते हैं, बट ये एक शॉर्टकट है। कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा सा इग्नोर्ड हो जाता है। उसका डिटेल में घुस के पढ़ाई कम होती है, ऊपर ऊपर से ज्यादा होती है, और वहीं पे आपका फायदा उठाया गया। उन्हें पता था कि आप ये चैप्टर कम पढ़ते हो, इसलिए वही टॉपिक चुने गए हैं जो कि कम पढ़े जाते हैं। तो ये आपका हो गया 1 + 2/f। अब यहां से अगर आप 2/f करोगे कैलकुलेट, तो 8/7 - 1, या हम बोल सकते हैं 2/f = 1/7। तो f आपका आ गया 14। इस f को यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 14 = 6 + 2f। तो स्मॉल f की वैल्यू जो कि वाइब्रेशनल मोड में था वो आ गई 4। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं, प्रैक्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन। प्रैक्टिकल फिजिक्स आज से 2-3 साल पहले एक अलग से सेगमेंट बनाया गया है जेई नीट के लिए। तो प्रैक्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं जेई मेंस में और नीट दोनों में ही। इजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप सबने किया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। आपको सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट निकालने का आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिया हुआ है कि 1 mm की स्केल है और 10 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो 0.1 mm का लीस्ट काउंट हो गया आपका। उसके बाद जीरो एरर स्केल में है, तो जीरो एरर में आपको साफ साफ बोल रहा है कि वन ईयर स्केल जो है लेफ्ट ऑफ जीरो पे जा रहा है, मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। तो नेगेटिव जीरो एरर, जीरो एरर आपका कितना हो गया यहाँ पे, फोर्थ डिवीजन है, 0.1 का आपका लीस्ट काउंट है, तो ये 0.4 mm का जीरो एरर है नेगेटिव साइड में। रीडिंग आपने कितनी करी है, रीडिंग आपने बहुत अच्छी करी है। आपने करा है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 mm -(-0.4) मतलब 10.4 mm। तो सेंटीमीटर में करोगे तो ये 1.04 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप सबने ही बनाया होगा क्योंकि बहुत ही इजी तो क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ करने का था ही नहीं। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन बहुत ही फंडामेंटल बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। D1 डायोड जो है, ये देखो ये प्लस है आपका और ये प्लस साइड से कनेक्टेड है, तो आपको साफ दिख रहा है कि D1 आपका यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग पे है। D2 कनेक्टेड नहीं है ना। और D3 अगेन आप देखोगे तो D3 आपका रिवर्स बायसिंग पे है। रिवर्स बायसिंग पे जब डायोड आता है तो रिवर्स बायसिंग पे डायोड की डिप्लीशन लेयर जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है। ये बेसिक थ्योरी है। और फॉरवर्ड बायोस में जब डायोड आता है तो फॉरवर्ड बायोस का मतलब क्या होता है, पहले वो अपने डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करता है, फिर वो एज कंडक्टर बिहेव करता है। तो डिप्लीशन लेयर वहां पे छोटी होती जाएगी, ठीक है।
तो इसका मतलब जो W3 है, यानी कि डायोड नंबर 3 की डिप्लीशन लेयर, वो बढ़ती जाएगी। W2 एज इट इज रहेगा और W1 कम होती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन में बैठ, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एज अ थ्योरी भी आपने कल क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। कैसे पढ़ा होगा मैं आपको बताता हूँ। एक्सवी ग्राफ एसएचएम पढ़ाते समय हर समय पढ़ाया जाता है कि एक्सवी ग्राफ कैसे होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, लेकिन फॉर्मेट अलग है। आपसे ये पूछा गया है कि एक्सवी ग्राफ का शेप क्या हो, कैसा दिखेगा ये ग्राफ। तो होता क्या है कि वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला है माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आप स्क्वायरिंग करोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये एलिप्स है ना। पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपका बी और एक्स का जो ग्राफ होगा, वो उसका शेप क्या होता है, उसका शेप होता है एलिप्स। लेकिन यहां पे वो आपको डिफाइन कर रहा है कि जी नहीं, ग्राफ जो है वो सर्कल है ना, ग्राफ सर्कल है। तो सर्कल अगर दो वेरिएबल है, एक्स वी प्लेन पे आप काम कर रहे हो, दो वेरिएबल है आपका, तो एक एक्स है एक वी है, यानी एक्स स्क्वायर, और वी को वाई समझ लो, वाई स्क्वायर। तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है वही वाई स्क्वायर का होना चाहिए। वाई स्क्वायर का यहाँ पे 1 है, तो एक्स स्क्वायर का ही 1 होना चाहिए, मतलब ओमेगा स्क्वायर आपका 1 होना चाहिए। सिंपल, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। अगर ओमेगा स्क्वायर 1 है मतलब के इज इक्वल टू एम, के बाई एम आपका 1 हो गया ना। तो के इज इक्वल टू एम आपके आप आ गया आपका। अब देखो, ये आपने पहले से पढ़ रखा था कि आपका ग्राफ होता क्या है। ग्राफ आपका एलिप्स होता है, लेकिन अब उसने बोला नहीं सर्कल है, सर्कल की कंडीशन बताओ, राइट। अगेन मैं बोल रहा था ट्विस्टिंग ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, टफ है नहीं, ठीक है। बस लैंग्वेज इधर उधर की गई है क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फंक्शन दे दिया गया है, राइट। अब और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका है 9। देखो डाइलेक्ट्रिक मतलब, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको पता होता है, हमको स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में निकालना होता है, तो वो होता है एयर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट। बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मूला है आपका, मतलब 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई रूट 9। मतलब ये हो गया खाली 10⁸मीटर पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू जो है वो आपका 2 पाई × 10⁶ हो गया। ओमेगा टी होता है हमेशा, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई × 10⁶ हो गया। तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 10⁶। अब अगर वेलोसिटी को आप फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करोगे तो वेवलेंथ मिल जाएगा, मतलब 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁶ मतलब 100 मीटर। यहाँ बोल रहा है जी वेवलेंथ 300 मीटर है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए ही आपका गलत साबित हो गया। देखो हमें इनकरेक्ट चॉइस ही चूज करनी थी, जो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए ही आपका जो है वो इनकरेक्ट हो गया, राइट। आगे बी सी डी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे डायरेक्टली तो हम सारी वैल्यूज बी, मतलब सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की सारी वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। वो ऑलरेडी हमारी सही आ रही है, राइट। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। साथ साथ आप देखो, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते जा रहा हूं, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन करने में टाइम भी ज्यादा नहीं लग रहा है। ऐसा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बीच में एक दो क्वेश्चन है जिनमें कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी इस पार्ट में हमारा टाइम नहीं लग रहा है ज्यादा, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना फॉर्मूला, डेरिवेशन, इनको करने से ज्यादा अच्छा था, ठीक है, कि हम कॉमन सेंस के थ्रू इन क्वेश्चंस को करें, राइट। वहां पे अगर आप कॉमन सेंस के थ्रू इस क्वेश्चन को कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो, इस पॉइंट ए पे जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इसको ये +π/2 बोल रहा है, यहाँ तो मोमेंटम जीरो ही है। खाली अगर आप ये भी देख लो ना, +π/2 पे तो मोमेंटम जीरो है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो +π/2 पे मोमेंटम को जीरो दिखा रहा है? वो एक ही है। आगे आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं। आप देखो चारों ग्राफ में +π/2 पे जीरो की पोजीशन यहीं पे है और कहीं नहीं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थीटा नहीं समझ में आ रहा है, वेरिएशन नहीं समझ में आ रहा है। चारों ग्राफ में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत, स्टार्ट पॉइंट से ही आप ग्राफ गेस कर सकते
थोड़ा सा अगर हम लोग एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि हम जब एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में बैठे होते हैं तो हम या तो घबराए होते हैं या इतने थोड़े से पैनिक जोन में होते हैं, थोड़ा सा मतलब एक एंजाइटी होती है हमें कि यार हमें जल्दी करना है, फास्ट करना है, नहीं टाइम मैनेज करना है, ये भी करना है वो भी करना है, और सब हम अपना नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होते। जब भी हम थोड़ा सा प्रेशर में काम करते हैं ना, सबसे पहले जो चीज हमारी खत्म होती है, कभी भी आप देख लेना, जब आप एकदम थोड़ा प्रेशर में भी काम करो, खाली पढ़ाई नहीं, कोई भी काम आप थोड़े भी प्रेशर में करोगे, तो जो सबसे पहली चीज होगी जो खत्म होगी वो होगी आपका कॉमन सेंस। वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। अगर आप थोड़ा कूल होके करते तो मैं आपको बता रहा हूँ 45 क्वेश्चन सिर्फ 45 मिनट के ही थे ये, उससे ज्यादा का टाइम लगना ही नहीं था। राइट। अगेन देखो अब, स्कैटरिंग है एन ऑफ थीटा जो है आपका, वो 1/sin⁴ थीटा/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार, टिक मारो आगे बढ़ो। ठीक है। ज्यादा सोचना ही नहीं है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। दिक्कत क्या होती है, एटम चैप्टर हम पढ़ते हैं तो शुरुआत ही करते हैं बोर्स मॉडल से, क्योंकि उसके पहले का तो अरे थ्योरी है, फालतू है, नहीं आता। एक चीज ध्यान रखना, इस बार के पेपर ने एक चीज श्योर कर दी कि थ्योरी प्लस डेरिवेशन अगर आपने डिटेल में नहीं किया है तो प्लीज आप ऐसे एग्जाम को देने मत जाइए, क्योंकि वहां पे आप बहुत बुरा फंसेंगे चीजों में। लेकिन अगर ये दो चीजें आपने अच्छे से करी हुई हैं, थ्योरी ठीक से पढ़ी हुई है, डेरिवेशन पे फोकस करके काम किया हुआ है, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चैलेंज आपको फेस नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आपको एपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पांच को हमने बांट दिया डाई डाई में, सेंटर पे रखा हुआ है इसको। अब जब ऊपर से देख रहे हो तो एपरेंट डेप्थ निकालने का तरीका क्या होता है, हम बोलते हैं कि भैया जो एक्चुअल डेप्थ है डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में उसे देखना है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये तो सिंपल से टू हो गया। H2 देखोगे सेम वही कॉन्सेप्ट, हमने यहाँ पे 2.5 रखा, डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डिवाइडेड बाय जिसमें उसे देखना है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में देखना है ना। तो ये 2.5/1.25 इंटू 1.5, मतलब ये 3 सेंटीमीटर हो गया। मॉड वैल्यू पूछ रहा है आपसे H1 - H2 की, मतलब मॉड 2 - 3 मतलब मॉड ऑफ -1 मतलब 1 सेंटीमीटर। ये एक शॉर्टकट मैं हमेशा अपनी क्लास में सिखाता हूँ एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं क्लास में। आपने भी किया होगा डेफिनेटली। तो ये एक सबसे मस्त तरीका है हमारा एपरेंट डेप्थ निकालने का। कितना टाइम लग रहा है, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है आपकी। ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, अब इसमें चैलेंज ये है कि कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं तो होता ये है कि ऐसे डायमेंशंस हमें निकाले नहीं। राइट। ऐसे जो डायमेंशंस हमारे हैं निकाले नहीं, जैसे कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी आपका σT⁴ नहीं, लेकिन ये पर यूनिट एरिया भी होता है आपका, और पर यूनिट टाइम भी होता है। ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका पर यूनिट एरिया भी होता है और आपका पर यूनिट टाइम भी होता है। तो वहां पे आपको ये चीजें निकालनी। दूसरी चीज, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा एस से, तो हम भी सिग्मा एस लिख लेते हैं। दूसरा आपको कर रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकालोगे, एनर्जी जो होती है वो 3/2 kT होती है ना, एनर्जी जो होती है वो 3/2 kT होती है। तो अब इनको रख रख के हमें इसका डायमेंशन निकालना है। जब आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो आपको मिल जाएगा MT-3 K-4। राइट। जब आप यहाँ पे देखो, आप इसको इसमें के बी बोला हुआ है, कैपिटल बी, तो के बी कर लेते हैं। के बी का डायमेंशन निकालोगे तो ये एनर्जी का डायमेंशन होता है mL²T-2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, तो mL²T-2 K-1। राइट। तीसरा वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, λm × T = B, तो ये हो गया L K। अब आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, सिग्मा एस, के बी -1
इंटू बी। तो एम T-3 K-4 M-1 L-2 सारे प्लस वाले माइनस हो जाएंगे क्योंकि ऊपर रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, माइनस साइन कर रहे हैं, और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। और बी आपका हो गया एल। अब जब इसको देखोगे तो एम तो आपका कैंसिल ही हो रहा है। एल की पावर -1, टी की पावर -1, के की पावर -2। सिंपल वे में हम डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ भी नया काम नहीं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही बच्चे वाला सवाल था, ये डेफिनेटली सबने ही बनाया होगा। अगर आपको नंबर ऑफ नोट्स पूछ रहा है फिफ्थ हार्मोनिक ओपन एंडेड पाइप की, तो N5 हो गया, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 ऐसे ही वेरी करता है। ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक बोल रहा है सेम पाइप में क्लोज्ड एंड के साथ, नाइन्थ हार्मोनिक, तो ये ऑड नंबर पे क्लोज्ड एंड, जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होता है वो ऑड नंबर पे 1 3 5 7 ऐसे वेरी करता है। मतलब 2m-1 की वैल्यू 9 हो गई, तो m भी आपका 5 हो गया। तो n/m आपका क्या हो गया, 5/5। अरे याद होगा ना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो आप, 2m-1 इंटू V/4L, यही होता है ना। तो ये हमारा वेरिएशन है। ठीक है। हमें जो आपका क्लोज्ड में जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कहाँ कहाँ मिलेगी आपकी, 1 पे मिलेगी, 3 पे मिलेगी, 5 पे मिलेगी। राइट। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, तो नाइन्थ हार्मोनिक कहाँ पे मिलेगा हमारे, 5 नोट्स के साथ मिल जाएगा हमें। क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ना देखो, आपको बोल रहा है दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। एक मेरा वायर नंबर ए है, इसमें करंट जा रही है आई, और इससे एच हाइट नीचे हमने एक वायर नंबर बी रख दिया, इसमें करंट जा रही है आपकी 2 आई। ठीक है। वायर नंबर बी के कारण वायर नंबर ए पे जो फोर्स आपका लगेगा वो लगेगा बी। ठीक है। इंटू 2 आई, और इसका एक सेगमेंट ले लेते हैं हम लोग एल लेंथ। और बी मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले वायर के कारण एच डिस्टेंस पे कितनी हो जाएगी, μ0 इंटू आई बाई 2 पाई एच इंटू 2 आई इंटू एल। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो फोर्स हो गया वो हो गया μ0 I² L बाई पाई एच। अब ये जो फोर्स है आपका, ये फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, है ना। सेम डायरेक्शन में अगर वायर से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पढ़ा हुआ है हमने, सिंपल ईएमआई का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब नीचे आप यहां पे इसका वेट mg रखेगा, क्योंकि आपको क्या बोल रहा है कि वायर ए डज नॉट राइट फ्रॉम द फ्लोर, मतलब उसको फ्लोर पे रखा है, उसके ऊपर एच हाइट पे दूसरा वायर रखा है, तो अगर इधर फोर्स लगा रहा है तो वायर 2 आई वाले वायर को ऊपर उठना चाहिए, लेकिन वो ऊपर नहीं उठ रहा, तो उसको रोकेगा कौन, उसका खुद का वेट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये एफ जो है वो mg के बराबर हो जाएगा। और m जो है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, इंटू एल के बराबर हो जाएगा। तो λ/Lg आपका μ0 I² L बाई पाई एच के बराबर है। राइट। तो एल से एल कैंसिल हो गया आपका, तो एच की वैल्यू आ गई μ0 I² बाई पाई λg। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सिंपल मिल रहा है हमें। राइट। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है। जब हम लोग दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं वहां पे। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाईफाई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें। ये एलसीआर सर्किट का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि हमें आएंगे, और वही आ गए। ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 220 sin 2 × 10⁻³ ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू हो गई आपकी 2 × 10⁻³ तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल, एलसीआर सर्किट है आपकी, एल है, टी है, और आर है ना, और इनपुट एसी है हमारा। तो हम पहले एक्सेल निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आ रही है वैल्यू। तो ओमेगा आपका हो गया 2 × 10⁻³ एल जो है आपका वो कितना दिया हुआ है वो हमें देखना है। तो एल आपका दिया हुआ है 10 मिली हेनरी। तो 10 × 10⁻³ -3 मतलब ये 20 ओम हो गया आपका।
एक्स सी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा की वैल्यू आपकी है 2 × 10⁻³ और ये आपका हो गया 25 × 10⁻⁻6। तो ऊपर गया 1000, नीचे हो गया 50, तो ये भी आपका 20 ओम हो गया। अगर एक्सएल और एक्ससी आपस में इक्वल हो गए, देखते ही आपको तुरंत में आपका कॉमन सेंस फिर से चेक होगा यहाँ पे। अगर एक्सएल एक्ससी आपके इक्वल हो गए मतलब रेजोनेटिंग सर्किट हो गई। रेजोनेटिंग सर्किट में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो होता है वो V/R होता है। तो 220/100 मतलब 2.2 एम्पीयर। ये वो क्वेश्चन है जो आपने एक्सपेक्ट किए होंगे कि आएंगे, क्योंकि ये लेवल तो आपका आता ही आता है। ठीक है, तो आपने जो सोचा वही क्वेश्चन आपको मिल गया, है ना, सिंपल था। कोई भी इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। आपको बोल रहा है कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, एक स्फीयर है। चलो भी ले लिया हमने स्फीयर। थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। अब बोल रहा है पॉइंट चार्ज -Q ऑफ मास m, और इसको 3R डिस्टेंस से, हमने इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो है ये 3R। इसका चार्ज +Q है, इसका चार्ज -Q की वैल्यू Q के कंपैरिजन में बहुत कम है। और वो इस सरफेस तक R तक जब आएगा, ठीक है, ये वैल्यू R हो, तो उस समय उसकी स्पीड बताना है क्या होगा। क्यों आएगा R तक? पहला सवाल ये है कि भैया वो R तक आएगा क्यों। वो इसलिए आएगा क्योंकि आपका एक फोर्स लगेगा। अच्छा देखो, एक चीज बहुत बार आप पढ़ते हो जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हो, कि स्फीयर को अगर चार्ज करके उसके बाहर कुछ भी काम करोगे ना तो वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। तो मतलब सिंपल सा ये है कि यार यहाँ पे एक +Q का चार्ज रखा है सेंटर पे, और -Q के चार्ज को पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पे आना है। और जब वो पोजीशन नंबर 2 पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यही। तो ये टोटल कंजर्वेटिव सिस्टम होता है हमारा। ठीक है, कोई भी अगर सिस्टम हमारा फील्ड फोर्स में वर्क कर रहा होगा तो वो एक कंजर्वेटिव सिस्टम होगा। कंजर्वेटिव सिस्टम में एनर्जी एट वन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट टू। या हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट वन प्लस काइनेटिक एट वन, पोटेंशियल एट टू, काइनेटिक एट टू। पोटेंशियल एट वन आपका हो गया -Q/4πε0 3R। काइनेटिक एट वन 0। पोटेंशियल एट टू आपका हो गया -Q/4πε0R प्लस हाफ mv²। बस यहाँ से सॉल्व करके हमें v निकालना है। तो अब हमारा कैलकुलेशन का काम बच गया। तो ½ mv² जो होगा वो Q/4πε0R से कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1 - 1/3। हाँ मैं अब ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ जरा। तो ½ mv² आपका आ गया Q/4πε0R × 2/3। अब यहाँ से हम v निकाल सकते हैं। v हमारा हो गया, देखो ये टू मिलके ये 4 को कैंसिल कर देंगे। तो Q/3πε0 का अंडर। ये आपकी वेलोसिटी आ गई, सिंपल। ये हाँ क्वेश्चन में ये बोल सकता हूँ कि बहुत इजी तो नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे कभी भी तो बेसिक इस लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। यार फिजिक्स कभी भी इजी नहीं थी। किसने बोला फिजिक्स इजी थी? वो तो बीच में सिर्फ कोविड के बाद 1-2 साल का ही ऐसा टाइम हुआ है जब नीट में क्वेश्चन फिजिक्स के इजी आ गए। अदरवाइज फिजिक्स कभी इजी थी ही नहीं। अब 2013 से 2016 तक के पेपर उठा के देख लो नीट के, या उसके पहले के देख लो जब एम्स अलग AIPMT अलग हुआ करता था। फिजिक्स तो एक लेवल पे ही आती थी, अच्छी आती थी। तो पिछले सिर्फ 3 सालों का देख करके आप ये जज मत करो कि अरे बहुत ज्यादा हो गया, टफ आ गया, अरे फिजिक्स तो पता नहीं क्या ही दे दिया, दुनिया भर के मीम बनने शुरू हो गए और 2 दिन बाद सब भूल गए। डेरिवेशन थ्योरी अगर आप ये नहीं कर रहे हैं आप ट्रबल में हैं, राइट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट टू डिक्रीज। देखो किसी लाइट सोर्स का जो पावर है, ठीक है, वो मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब पावर ऑफ द लाइट सोर्स डिक्रीज कर रहे हो तो पावर का फर्क किस चीज पे पड़ेगा। देखो दो चीजें हैं, पावर और फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा। अगर आप पावर डिक्रीज करोगे तो मतलब इंटेंसिटी आपने लाइट की कम कर दी, लाइट की इंटेंसिटी कम कर दी तो करंट कम हो जाएगी। तो अगर पावर लीनियरली डिक्रीज हो रहा है तो आपकी करंट भी लीनियरली डिक्रीज हो रही है।
लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं करी। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा। राइट। तो सिंपल फंडामेंटल थ्योरिकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे अगर हम लोग चलें, टू प्लैनेट्स P1, अब देखो आपसे यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो एस्केप वेलोसिटी आपकी होती क्या है? ये होती है √2 GM/r। मास वो इक्वल रख रहा है, इसका मतलब V इज इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू √r। ठीक है। तो V2/V1 जो कि हमें निकालना है, ये हो जाएगा √R1/R2। ठीक है। तो R1 तो ठीक है, R2 जो है वो R1/2 है, मतलब ये √2 हो गया। राइट। ये क्वेश्चन इजी था, डेफिनेटली आपने किया ही होगा पक्का। तो मतलब यहां से देखो एक चीज तो आपको समझ में आ रही है कि सारे क्वेश्चन आपके टफ आए नहीं हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके टफ नहीं आए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टफ हैं तो कुछ इजी भी हैं, बीच में मिक्सचर अच्छा है। अगेन ये क्वेश्चन भाई भारी भरकम लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज किया गया है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें दम। स्फीयर के बाहर का मामला है ना, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो सर, कि स्फीयर के बाहर का अगर मामला है तो समझो कि सेंटर पे एक +Q का चार्ज है और आपको एक दूसरा चार्ज स्मॉल q का जो है वो पोजीशन नंबर ए से पोजीशन नंबर बी पे ले जाना है। ये आपका 2r है, ये आपका 3r। तो वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो Q/4πε0 इंटू 2r -Q/4πε0 इंटू 3r। तो ये हो जाएगा Q/4πε0 इंटू 6r। अब स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 दी हुई है। कैपिटल क्यू आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लोगे, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म में लोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू 6r। हिसाब से आर कैंसिल कर लो, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये ऊपर हो गया ρr², नीचे हो गया 6×3 = 18 ε0। n ε0 दिया मतलब n की वैल्यू 18। कहाँ दिमाग लगा जाएगा, लगा क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा। दिक्कत क्या है, इतना फोटो देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे ये क्या ही पूछ लिया, कुछ ना पूछा। अरे स्फीयर का बाहर का मामला है, स्फीयर पॉइंट चार्ज है, दिमाग मत लगाना। ठीक है। अगेन, अगर पिछले क्वेश्चन को देख के डर लगा होगा तो इस क्वेश्चन को देख के खुशी हुई होगी बहुत से लोगों को कि यार ये क्या ही पूछ लिया। साइक्लिक प्रोसेस मतलब ΔU0, मतलब ΔQ = W। वर्क डन मतलब एरिया, एरिया मतलब 5 - 2 3, और 300 - 100 मतलब 200, मतलब ये हो गया 600। तो 600 जूल का मामला है वर्क डन का टोटल। राइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ टीवी भी देखते हुए, माइक्रोवेव, वार्मिंग ऑफ फूड, यूवी रेस, ऐड आती है बहुत सारी टीवी में, नहीं प्योरीफाइंग वाटर। गामा रेस हमें नहीं पता, लेकिन रेडियो वेव का तो पता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज हो रहा, तो गामा तो इधर ही आएगी। राइट। करके देख लो अरेंज, है ना? तो मतलब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। बट मैंने क्या बोला, अगर प्रेशर में रहोगे तो सबसे पहले क्या खत्म होगा? कॉमन सेंस। इसलिए प्रेशर में एग्जाम नहीं देने का कभी। अगेन देखो, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन। ठीक है। कभी भी बैंकिंग ऑफ रोड मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल हम पूरा एक साथ पढ़ते हैं, कोनिकल पेंडुलम, उसके बाद टर्न टेबल, फिर आपका बैंकिंग ऑफ रोड, ये सारा हम हॉरिजॉन्टल सर्कल का मोशन एक साथ पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे एक समझ में आती है चीज कि tan थीटा जो होता है, कई बार हम लोग कर चुके हैं, ये होता है V²/RG। तो V की वैल्यू आपको दी हुई है 10 × 10, G की वैल्यू 10, R की वैल्यू 50, तो ये आपका हो गया 1/5। ठीक है। तो tan थीटा 1/5 हुआ, तो थीटा आपका tan 1 1/5। ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे बस टफ पार्ट ये है कि एकदम रटा रटा तरीका आप लगाओगे तो थोड़ा सा शायद गड़बड़ करने के चांस है। S(t) आपको दिया हुआ है α t² -β t प्लस गामा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे S(t) अगर आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ पे
इसको डिफरेंशिएट पहले इसकी वैल्यूज रख। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 है, ये हो गया -60 + 5। इसे डिफरेंशिएट करो तो 2t - 6, ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। तो वेलोसिटी आपकी आ गई 2t - 6। इसे आप ड्रॉ कर लो ग्राफ में। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। तो ये आपका आ गया -6, यहाँ से गया ये 3 पे 0 होगा और आपको +6 तक जाना है। ठीक है, और +6 पे वैल्यू निकालोगे तो 6 ही आएगी। अब ये एरिया निकाल लो, तो ये ओवरऑल डिस्टेंस हो गया आपका, आ गया ½ × 3 × 6 प्लस ½ × 3 × 6। तो टोटल डिस्टेंस आपका निकल गया 18 मीटर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये आपकी एवरेज स्पीड होगी। सबसे स्मूथ तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इंडिविजुअली टी की वैल्यू रख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो 3 जगह से। ठीक है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि जब बायो का बच्चा होता है वो बोलता है अरे सर ग्राफ, अरे सर मैथ्स। बेटा थोड़ी मैथ्स तो सीख लो। अब तो देखो पिछले 2-3 सालों से नीट ने ये कर ही दिया है कि भाई बिना नहीं जोड़ेंगे, मैथ्स तो करनी नहीं करनी है, मतलब करो क्या हो तो कर लो। और मैथ्स करने में क्या बहुत टाइम लगता है, ये मिथ है कि हम बायो के जी मैथ्स का कैसे टाइम। बायो वाले बच्चों को मैंने देखा रात दिन बायो, अरे रात दिन बायो पढ़ के कितने ले आओगे यार। लाओगे तो वही ना 360, बाकी का क्या। बहुत इजीली हमने यहाँ पे निकाल लिया एवरेज स्पीड। चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो जो कैविटी है, वो कैविटी एक कंप्लीट टॉपिक है। गॉस लॉ जब हम पढ़ते हैं तो कैविटी एक कंप्लीट टॉपिक होता है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो मेंस में एक आध बार क्वेश्चन इसका है, बेसिकली एडवांस के लिए होता है। ठीक है। लेकिन यहां से आपसे कैविटी के अंदर वो कैलकुलेशन नहीं करवा रहा। द बेस्ट पार्ट इज कि आपसे वो कोई कैलकुलेशन नहीं करवा रहा। वो क्या करवाना चाह रहा है यहाँ पे आपसे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि क्या इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो पहली चीज तो ये, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो सिंपल गॉस लॉ है, क्योंकि चार्ज आपका बाहर डिस्ट्रीब्यूट होता है। राइट। और बी और सी, अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो बी और सी है, अगर वो स्फीयर के बाहर हैं तो उसके लिए पूरा स्फीयर पॉइंट चार्ज है, तो वहां पे वो वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, तो ई ए जीरो नहीं होगा और ई बी और ई सी की वैल्यू सेम होगी। एक सिंपल आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन के लिए दिक्कत क्या है कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको अगर पता है, ठीक है, जो हमने डिवाइड करते हैं, ठीक है, बाई ईटा, ठीक है, इंटू जी सिग्मा माइनस ओ। तब कोई दिक्कत, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तब तो फिर ये 1 मिनट का क्वेश्चन। नहीं याद है तो दिक्कत है। अब आपसे सिग्मा बाई रो पूछ रहा है तो यहां से रो कॉमन ले लो, तो सिग्मा बाई रो -1। अब पूरे ग्राफ में, और अब देखो मैं बता रहा हूँ कॉमन सेंस का दूसरा यूज, कि आपको पूरा ग्राफ तो सॉल्व ही नहीं करना है। कैसा ग्राफ बनेगा यार, क्या है यार, हम तो बायो के स्टूडेंट, कहाँ इतना ग्राफ ग्राफ तो। अरे कहाँ सॉल्व निकालना है ग्राफ। सिग्मा बाई रो की वैल्यू 1 रख के V0 मिल रहा है हमें, तो ऐसी कौन सा ग्राफ है जिसमें सिग्मा बाई रो की वैल्यू 1 रख के हमें V0 मिल रहा है। खत्म करो ना। क्यों आपको बाकी नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप इसमें घुसना ही क्यों है। लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ग्राफ स्लोप, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अब ये इनका फैशन बढ़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड वैसे भी आते रहे, नीट में पहले भी आते रहे, तो इनको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बढ़ानी ही पड़ेगी। आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखो आपका, सिंपल जो आइंस्टाइन इक्वेशन है उसको हम लिखें SC/λ, SC/λ1 प्लस E B1, SC/λ, SC/λ2 प्लस E B2, SC/λ, SC/λ3 प्लस E B3। λ1 की वैल्यू लैम्डा से कम है। अगर λ1 की वैल्यू लैम्डा से कम है मतलब SC/λ1 की वैल्यू SC/λ से ज्यादा होगी, मतलब वर्क फंक्शन ज्यादा है, अप्लाइड एनर्जी कम है, तो यहाँ पे इजेक्शन ही नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएंगे, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब V1 की वैल्यू जीरो या तो फोर्थ में है या फर्स्ट में है, तो दो ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा चुके हो। दूसरा देखो, अब आपका जो λ3 है,
लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। अगर लैम्डा 3 ज्यादा होगा तो Hc/λ3 कम होगा। तो मतलब Hc/λ से उसका गैप ज्यादा हो जाएगा, मतलब V3 ज्यादा हो जाएगा आपका V2 से। तो ऐसी कंडीशन जहां V1 0 हो, V3 V2 से ज्यादा हो, वो एक ही है ना, सिंपल। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें। इस क्वेश्चन को भी बड़े इजीली आप कर सकते हो। देखो सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब देखो ए बी सी, जो ए बी सी वाला सेगमेंट है उसका रेजिस्टेंस हाफ है किसका, एडीसी का। जहां रेजिस्टेंस हाफ होगा वहां करंट डबल होगी। अब देखो जो लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट आपस में पैरेलल में है, ठीक है, इनका वोल्टेज सेम, राइट। तो जब आप लेफ्ट वाले पार्ट को देखोगे इसका रेजिस्टेंस हाफ है, ए बी सी का रेजिस्टेंस हाफ है दैट ऑफ एडीसी, एडीसी से। जिसका रेजिस्टेंस हाफ होगा उसकी करंट डबल होगी। तो मतलब करंट आई ए बी सी और आई ए डी सी जो है वो 2:1 में डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब ये 2/3 और 1/3 ऑफ टोटल करंट होगा। तो ये वाली करंट आपकी हो गई 2/3 I0, ये वाली करंट हो गई आपकी I0/3। अब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ए बी सी का, अब देखो बहुत इजी है। मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर पे म्यू 0 I/4R होता है। तो म्यू 0 I0/4R इंटू 2/3 करंट रखी है। तो ये आपका हो गया 2 म्यू 0 I0/12R। और बी अगर आप ए डी सी का देखेंगे तो ये भी सेम होगा म्यू 0 I0/4R इंटू 1/3। तो बी ए डी सी आपका क्या हो गया, म्यू 0 I0/12R। अब ए बी सी में करंट इधर है, इसमें करंट इधर जा रही है, तो इनके जो मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर में डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। एक का अपवर्ड होगा, जैसे एबीसी का अगर आप करंट देखोगे, राइट राइट हैंड रूल लगाओगे तो आपको अपवर्ड मिलेगा, प्लस के कैप पे मिलेगा। एबीसी का देखोगे तो माइनस के कैप पे मिलेगा। तो इसका मतलब नेट क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू 0 I0/12R। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा, देखो हम सिंपल रेशियो मेथड से कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा ना वो पैरेलल में R+R/2 3R/2 ऐसे करके करें, वो भी नहीं करने की आपको जरूरत नहीं। थोड़ा सा आप क्विक में चलोगे तो हर क्वेश्चन आपका विद इन अ मिनट ही बन रहा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है ना। आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, μmg इंटू डिस्टेंस एक्स। लेकिन अगर म्यू वेरिएबल है और म्यू जो है वो आपका डिस्टेंस पे ही डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में अब फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल फोर्स हो गया। और वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करके एफ डी एक्स, मतलब μmg x को इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो mg μ0 - अल्फा x इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक चाहिए हमको, 0 से L तक। निकाल लेते हैं वर्क डन। mg बाहर आ गया, आपका आ जाएगा μ0 L - अल्फा L² बाई 2। अब एक कंडीशन आपको और दे रहा है कि भाई म्यू के एल 0 है, मतलब जब एल लेंथ पे आप आओगे, मतलब μ0 - अल्फा L 0 है, मतलब म्यू 0 की वैल्यू अल्फा L के बराबर है। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं mg μ0 L - अल्फा L और इंटू एक और L कर दो, तो अल्फा L की वैल्यू का म्यू 0 रख सकते हैं। तो वर्क डन जो आ गया आपका आ गया mg μ0 L - μ0 L/2। तो ये हो गया mg μ0 L इंटू 1/2। डेफिनेटली फ्रिक्शन का वर्क डन है तो नेगेटिव होगा, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, अब आप जो आपसे पूछा है एन μ0 mg L से कंपेयर करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 1/2। सिंपल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन सेंस में है कि अगर आपने उसको इस तरीके के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो डिफिकल्ट है। ठीक है, एक एक ना बहुत बड़ा मतलब एक सवाल है जो हमेशा हर बार पूछा जाता है, जेई वाले बच्चे भी आके, सॉरी नीट वाले बच्चे कई बार पूछते हैं, सर पी वाई क्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं।
पैकेज की प्रैक्टिस मॉड्यूल, मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं सेंटर पर, तो सर मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीवाईक्यू कर लेते हैं। अगर मेरे से पूछोगे तो ना पीवाईक्यू थोड़ा सा आप लोगों के लिए अब इररिलेवेंट सा हो गया, मतलब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट आपको मिलना नहीं। तो हम हमेशा बोलते हैं कि यार क्यों ना आप मेंस के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो। उसके दो बेनिफिट है, एक तो मेंस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है तो क्वेश्चन ज्यादा है, वैरायटी मिल ही जाती है वहां से। ठीक है। तो अगर आप मेंस के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो फिर आपको बहुत ज्यादा फिर सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। टाइम पीरियड आपको बताना है यार, कैपिटल थर्ड लॉ टी स्क्वायर आर क्यूब। तो टी अगर आप देखोगे तो आर की पावर 3/2 हो जाएगा। राइट। बिना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ना आपका जो बड़ा छोटा जो रिंग जैसा दिख रहा है वो स्फीयर है ना, वो भी सॉलिड स्फीयर। राइट। अब जैसे मैं आई ए को देखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाला केस का जो है, तो जो बड़ा वाला स्फीयर है वो अपनी एक्सिस पे निकल रहा है, तो ये हो गया 2/5 कैपिटल एम कैपिटल आर का स्क्वायर है। छोटे वाले स्फीयर का अपनी ही एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 2/5 स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस पैरेलल एक्सिस से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो स्मॉल एम आर प्लस आर का होल स्क्वायर। आई बी देखोगे सेकंड वाले केस में, तो छोटा वाला अपनी एक्सिस पे ही है, तो 2/5 स्मॉल आर स्क्वायर। बड़ा वाला जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, 2/5 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम दोनों एक्सिस के बीच का डिफरेंस का होल स्क्वायर। अब इनको आपको माइनस करना है, तो जब आप माइनस करोगे आपको साफ साफ दिख रहा है यार, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या आपका, स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम आर प्लस आर का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्चुअल है, अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको क्लियर है तब तो कुछ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है इस क्वेश्चन पे, मैं बहुत से लोगों ने इसको बनाया भी होगा। ठीक है। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। एक थोड़ा सा चैलेंज ये आता है कि रोटेशन वाला चैप्टर ना कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, तो ऐसा टफ है, लेकिन मिथ फैलाई गई है ना टफ है, अरे पूरा रोटेशन बहुत डिटेल में एकदम रोलिंग वोलिंग नहीं आता। उतना नीट में उतना अभी भी नहीं आया। जिस पेपर को आप टफेस्ट बोल रहे हो बहुत टफ पेपर आया, बहुत टफ पेपर आया, उसमें भी नहीं आया वो। लेकिन बेसिक बेसिक टॉर्क कैलकुलेशन के क्वेश्चन, बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस कर लो ना आप, ये तो करो। ये क्वेश्चन डेफिनेटली सबने ही बनाया होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला में यूज करना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पहले हम इस कॉन्वेक्स के लिए यूज करेंगे, तो 1/v माइनस ऑफ माइनस 1/30 इज इक्वल टू जो फोकल लेंथ है वो है 1/10। तो 1/v आपका हो गया 1/10 माइनस 1/30, तो ये आपका हो जाएगा 3 - 1 2 मतलब 1/15। तो v हो गया 15 सेंटीमीटर। वी 15 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि आपका जो पहले लेंस के कारण मुझे वी मिल रहा है वो मिल रहा है 15 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है। ये मेरी पहली इमेज बन गई। अब दूसरी इमेज जो है वो L2 से बनेगी, लेकिन L2 के लिए जो एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बनती है, तो L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो इमेज करेगी, तो इसका L2 से डिस्टेंस कितना हो गया आपका 12। अब आप दोबारा लगाओगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो v हमें निकालना है, u अब देखो +12 और ये -1/10, तो 1/v आपका हो गया 1/12 माइनस 1/10, तो ये 1/v आ गया -1/60, तो v हो गया -60, मतलब यहां से लेफ्ट हैंड साइड -60 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल आपका जीनर डायोड का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सबने ही किया होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी है आपको, है ना। तो आप
टिक करो और आगे बढ़ जाओ। यहां देखो, अगर मान लो आपको, देखो मैं एकदम से सिंपलेस्ट मेथड से करके आपको बता रहा हूँ। पी पे अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो हाफ पी पे, कैपेसिटेंस सी, वोल्टेज यहां भी है मतलब इस पे भी है मतलब इस पे भी है, मतलब इन दोनों पे V/2 होगा, हाफ हाफ, तो V/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1/8 CV²। और टोटल देखना है आपको, तो टोटल हो गया हाफ, टोटल कैपेसिटेंस आपका हो गया C/2, C/2 + C, 3C/2 इंटू V², तो ये हो गया 3/4 CV²। इनको आप डिवाइड कर लो पी को टोटल से, तो 1/8 CV², और 3/4 CV²। 4 2 8, 3 2 6, CV² कैंसिल, मतलब ये हो गया 1/6। सिंपल क्वेश्चन है, कोई नहीं, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप सबने बनाया होगा, कैपेसिटर की इतनी प्रैक्टिस तो हम सारे करते ही करते हैं। यहाँ पे देखो, आपका एरिया दिया हुआ है, एरिया वेरिएबल। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो ही रीजन से आता है, या तो एरिया वेरिएबल हो या मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो। B × A आपका फ्लक्स होता है, तो B A0 1 + sin t, राइट। अब आपका जो एक्स वाई प्लेन पे, तो मतलब ये आपका डी, मतलब सिंपल हो गया ना, तो d∅/dt जब आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा BA0 cos t। अब ईएमएफ का स्क्वायर ही तो पावर होगा, तो मतलब जो पावर होगा वो cos² t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। cos² t का ये ग्राफ है। ग्राफ तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ग्राफ का बेसिक आइडिया रखना पड़ेगा, मतलब हाँ। अगर आप बोलो कि यार इतने सारे ग्राफ एज अ स्टूडेंट में देखूँ तो चैलेंज तो है, ठीक है। स्पेशली जैसे मैथ्स के बच्चों को क्या होता है कि वो कॉस साइन इनके फंक्शंस पढ़ते रहते हैं, तो उनका ग्राफ रटा हुआ होता है उन्हें, तो उनके लिए इजी है। लेकिन हाँ, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट अगर मैं देखता हूँ तो ग्राफ चैलेंज है, क्योंकि इस तरीके की फिजिक्स आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन पढ़नी पड़ेगी, अब क्या करोगे, कोई ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। देखो R0, जो आपको दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन ए देख रहे हो, है ना, तो यहाँ पे सीरीज है, तो मतलब R0 1 - अल्फा डेल्टा टी, ये R1 हो गया, और R2 हो गया आपका R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो जब इसे ऐड करोगे R1 + R2, तो ये 2R0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो IA जो है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब IA कांस्टेंट ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 दोनों में है, तो IB भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो IB के लिए हमें पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पैरेलल में होता है R1 R2/R1 + R2, तो डिनोमिनेटर तो 2R0 ही होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा R0² 1 - अल्फा² डेल्टा t² ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट में A - B × A + B A² - B² हो गया। अब रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस आपका कम हो रहा है, दिख रहा है आपको साफ साफ, तो मतलब करंट आपकी बढ़ जाएगी, IB इंक्रीज। IA जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं वैरी कर रहा है, पहले भी R0 था वो, तो अब उसमें टेम्परेचर से ज्यादा कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं बोलूंगा कि बच्चों वाला सवाल है ये, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था आपको। देखो, इलास्टिक कोलिजन आपको बोल रहा है ना, आपको बिल्कुल बोल रहा है कोलिजन आपका इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, अगर मास सेम हो तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं, जो कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी होती है वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो ये 0 पे था, टकराया, तो अब ये 10 मीटर पर सेकंड पे आ गया, है ना। अब ये आपका 10 मीटर पर सेकंड पे आ गया, और दूसरा मास 0 पे हो गया। अब 10 मीटर पर सेकंड से वो हाइट कितनी जाएगा, वही mgh = ½ mv², है ना, राइट। तो h कितना हो जाएगा आपका V²/2g, तो 10 × 10/2 × 10, ये हो गया 5 मीटर। ये बेसिक क्वेश्चन, ये सबसे बनने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा, तो नहीं बोल सकते कि टफ है, ठीक है। ये इजी, मतलब बेसिक क्वेश्चन, इजी टफ में इसको कैटेगराइज नहीं करते, इसको बेसिक मैकेनिक्स है, ये पढ़ते ही पढ़ते हैं हम ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्लास्टिक कोलिजन, ये सब हम पढ़ते ही। यहाँ पे ये
देखो मतलब ये जो चीज है कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई a ρ g। ठीक। जो टाइम पीरियड आपका होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट a ρ g। जैसे आपका एक कॉर्क है, आप समझो, मान लो ये आपका एच है, ये अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो एम जी इज इक्वल टू बी होगा, 0.4 ऊपर लगेगा। तो एम जी इज इक्वल टू बी मतलब बी वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आपका सबमर्ज्ड है, लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो ए एच वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो। ठीक है, इंटू आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो हो गया आपका, और इंटू जी। राइट। अब ऑसिलेशन कैसे होता है इसमें कि आपने इसको थोड़ा सा और नीचे दबा दिया, हल्का सा पुश किया और छोड़ दिया, फिर वो ऑसिलेट करना लगे। तो लेट अस से कि अब ये डिस्टेंस आपने h प्लस एक्स कर दिया, लेकिन अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जैसे ही आप यहां से छोड़ोगे, राइट, जैसे ही आप इसको यहां से छोड़ोगे, तो छोड़ते ही क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। तो हम ऊपर मतलब कौन ले जाएगा इसको, 0.4 ले जाएगा। तो बी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन लॉ लग जाएगा आपका। अब इस न्यूटन लॉ के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब अगर न्यूटन लॉ के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए एच, बी क्या हो जाएगा आपका, हाँ हाँ, बॉइंट फोर्स होगा, वॉल्यूम, सबमर्ज वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, ए एच प्लस एक्स, डेंसिटी जी, माइनस एम जी। अब एम जी की जगह हम रख सकते हैं ए एच रो जी इज इक्वल टू एम ए। तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा ए रो जी एक्स इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा ए रो जी बाई एम इंटू एक्स। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब केस ऑफ एस एच एम, तो उस केस में ये जो वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाती है। तो आपका टाइम पीरियड यही आएगा। अब इस टाइम पीरियड में जो ये अंडर रूट डेंसिटी के इनवर्टली प्रोपोर्शनल है, तो T2/T1 जो आपका होगा वो अंडर रूट ρ1/ρ2 होगा। मतलब 2T/T अंडर रूट ρ1/ρ2 आया। तो ρ1/ρ2 आपका हो गया 4, तो ρ2/ρ1 आपका हो गया 1/। ध्यान रखना ना, 4 1/4 दोनों ही अगर ऑप्शन में हो तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन कई बार हमें हमें परेशान कर देते। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके भी दिखा दिया, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको आप डायरेक्टली यूज करो। अब तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, बट आपको समझाने के लिए कैसे आया है फॉर्मूला मैंने वो भी आपको यहाँ पे बता दिया। देखो ये अगेन फिर से मैं वही बोलूंगा कि यार कुछ चीजों में फॉर्मूले पता होना ही, समझ लो कि ये आपका बून है ना, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो। कि जो मीन फ्री पाथ होता है वो होता है 1/√2 पाई n d स्क्वायर। आपको बोल रहा है जो मीन फ्री पाथ है ए का, ठीक है, द मीन फ्री पाथ ऑफ आइडियल गैस ए इज हाफ ऑफ लैम्डा बी। तो हम बोलेंगे 1/√2 पाई n a d a का स्क्वायर, हाफ 1/√2 पाई n b d b का स्क्वायर। तो एन बी बाई इंटू डी बी का स्क्वायर बाई एन ए डी ए का स्क्वायर इज 1/2। एन बी एन ए का तो हमें रिलेशन ही निकालना है। अब आपको डी बी जो डायमीटर का आपका है, द डायमीटर ऑफ द ए इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बी। तो इसको डी बी को डी बी रहने दो और डी ए को 2 dB रख दो। तो ये 4 मतलब एन बी इज इक्वल टू एन ए 2 n, या है ना, ये 4 हो गया।
या एन ए फॉर्म लिख सकते हैं एन बी बाई टू। मीन फ्री पाथ अगेन एक इग्नोर्ड चीज है, ठीक है, पढ़ते ही नहीं हम ज्यादा मीन फ्री पाथ के बारे में, ठीक है। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ में ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका एक डेरिवेशन भी है प्रॉपर, ठीक है। तो ये सब चीजें अब थोड़ा सा हमें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, मतलब हमें थ्योरी पे घुसना पड़ेगा, अदरवाइज वो मतलब जैसे पहले फिजिक्स पढ़ी जाती थी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। बीच में कुछ दिनों में क्या हो गया कि हम लोग बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड पे आ गए, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा एम इंटू 931.5 हम लोग करते हैं, क्वेश्चन सबने बनाया भी होगा। डेल्टा एम आपका हो जाएगा पेरेंट माइनस डॉटर 238.050 माइनस 234.043 माइनस 4.003 इंटू 931.5। यही आपको करना, क्यू वैल्यू हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। आ, इसे आप कैलकुलेट करके देखिएगा, मैंने जो किया था मेरा आया था 3726, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इससे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। 37 अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। एल की वैल्यू निकालनी है तो ये होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। अब एन एल दे रहा है आपको, ठीक है ना। ये तो बोल रहा है एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, एन एल का स्क्वायर, ए आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई एल। तो ये होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, राइट। ये आपको रटा हुआ है, सोलेनोइड का हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं तो इसी तरीके से निकालते हैं, इसको मैं स्मॉल एल लिख रहा हूँ क्योंकि कैपिटल एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस है। ये एक टोटली लैब बेस्ड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो हम लोग इंडेक्स करेक्शन करते हैं वो ऑप्टिकल बेंच में करते हैं, ठीक, कुंड्स ट्यूब में करते हैं, इस तरह की चीजों में इंडेक्स करेक्शन होते हैं। अगेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको निकालना है। देखो आपसे क्या बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द मेटालिक स्फीयर इज आर इंक्रीज बाय ए स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी, द लीनियर कोफिशिएंट इज अल्फा, द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी बाई वी जो होगा वो आपका होगा गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा वी आपका होगा वी और गामा की वैल्यू होगी 3 अल्फा डेल्टा टी, और वी आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कहीं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे काम करना है हमें, ठीक है। अगर हम लोग लीनियर करते हैं डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल बाई एल हमारा क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बाई वी हमारा क्या होगा, गामा डेल्टा टी, है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग पार्ट ही नहीं था। देखो आपको फोटोन की एनर्जी जो है वो बोल रहा है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, इसको ई लिख लेते हैं, वो भी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो फोटोन क्या होता है, फोटोन सरफेस पे आके स्ट्राइक करता है ना, फोटोन का अपना मोमेंटम होता है, राइट। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करोगे तो मोमेंटम ऑफ फोटोन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी एनर्जी के साथ आगे ट्रैवल करता है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना। फोटोन की एनर्जी जो है वो एच सी बाई लैम्डा है, और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वाली, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये थोड़ा डिफरेंस है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंस। तो यहाँ पे जो ये निकलता है अंडर रूट 2 एम और एनर्जी। अब इन दोनों में आपको वैल्यूज पुट करनी है। फोटोन की वैल्यू पुट करोगे, ई पी एच जो होगा वो होगा 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19/3 इंटू 10 की पावर 8। और ये जो आपका होगा ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
ये मॉडर्न फिजिक्स के टिपिकल क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन के साथ आते हैं आपके। अब जब आप PE/PPH निकालोगे, तो जो मैंने कैलकुलेट किया, मेरा ये आंसर आया 225। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करके देखिए, बिल्कुल यही आंसर आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं आ। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये है √25.6, और 10⁵ बाहर होना चाहिए रूट के। ये मिसप्रिंट है, हमारी साइड से हो गया मिसप्रिंट, क्वेश्चन में नहीं था ये। अब आप एक चीज समझो, इलेक्ट्रॉन है, ये सिंपल बोर्स थ्योरी में जो हम डेरिवेशन करते थे वही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ mv² बाई आर लगेगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का है तो ये E²/r² हो गया सिंपल। दैट की वैल्यू 1 इज इक्वल टू mv²/r। राइट। आपको आर की ही वैल्यू निकालना है, तो आर आपका हो जाएगा E²/4πε0 mv²। अब जब यहाँ पे आप रखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 9 इंटू 10⁻9, और एम हो गया 9 इंटू 10⁻⁻31, और v² की वैल्यू हो जाएगी 25.6 इंटू 10⁻10। जब इसे पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। कैलकुलेट करके आप देखिए, तो मतलब एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 1। तो आपको ये बोला हुआ है कि रेडियस आपका एक्स इंटू 10⁻⁻19 होगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जो मतलब इस स्पेशल सेट में, जो कि आपका 80 सेट है, इसमें शुरू में टफ क्वेश्चन थे, एंड में आते आते क्वेश्चन इजी हुए। तो जिन्हें ये सेट मिला होगा उनका क्या होगा, शुरू में थोड़ा सा मतलब घबराहट सी हुई होगी, और उस चक्कर में कई बार एंड के क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, बट एंड आप देखो बहुत इजी क्वेश्चन आ गए हमारे पास। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके, जो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बिना दिमाग लगाए करने वाले क्वेश्चन से। देखो, आपको ए से बी तक का पूछ रहा है, करंट दे रहा है आप, ठीक है। तो आपका जो L/di/dt है ना, ये आपका हो गया ईएमएफ इसमें, ई पी वाले कॉन्फ़िगरेशन में। और ई क्यू में क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस की तरह ऐड होता है, तो पैरेलल में L/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L/2 di/dt। जब इनका रेशियो निकालोगे, EP/EQ आपको करना है, तो ये आ जाएगा। राइट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल। आपसे ए से बी तक का ही पूछ रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा, इसलिए LDI/dt रहेगा। राइट। तो ये अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। आपको बोल रहा है एडियाबैटिक एक्सपांशन है, और 1 मोल गैस का टेम्परेचर जो है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। देखो, मोनोएटॉमिक गैस का सीवी जो होगा वो 3/2 R हो जाएगा, और T1 आपका 60 केल्विन है, और T2 आपका 50 केल्विन। वर्क डन आपको निकालना है। प्रोसेस क्या बोल दिया इसने, पहले ही बोल दिया कि एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मतलब ΔQ0, मतलब ΔU प्लस ΔW इज इक्वल टू 0, मतलब ΔW इज माइनस ΔU। तो वर्क डन ही निकालना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -NCV ΔT। नंबर ऑफ मोल 1 है, CV 3/2 R हो गया, और ΔT आपका 50 - 60 हो गया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब 3/2 इंटू 8.31 इंटू 10, मतलब 15 इंटू 8.3, 5 बच गया, 15 3 जा 45, 4 124.5। तो ये 124.5 जूल जो है, ये आपका वर्क डन आ गया। सिंपल। ठीक। राइट। बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है आपको। ठीक है, ये इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है ना। नहीं है दोस्त, पेपर टफ, बात मानो मेरी। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन या तो आपको फॉर्मूला याद हो वेंचुरी मीटर का, ये वेंचुरी मीटर है ना, वेंचुरी मीटर की बात कर रहा, नहीं याद है तो आप एक काम कर सकते हो कि पी और क्यू के बीच में आप
बर्नौलीज थ्योरम लगा लो। इसको मैंने ए बोल दिया, मतलब पी और क्यू के बीच लगा लो बर्नौलीज थ्योरम। तो या इसको ए और इसको बी बोल देते हैं। तो प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर, राइट। तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी इंटू वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू डिस्चार्ज। ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो पी ए माइनस पी बी को हाफ रो वी बी को आप क्या रख सकते हो, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई, सॉरी, ए बी स्क्वायर और एरिया ऑफ ए का स्क्वायर। अब आपको क्यू ही निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पी ए माइनस पी बी बाई रो इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो Q की वैल्यू हो जाएगी ए बी अंडर रूट 2 टाइम्स पी ए माइनस पी बी बाई रो इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो मैं पुट करके आपको दिखाता हूँ। एरिया ऑफ ए आपका है 40 इंटू 10⁻⁻⁴, या सेंटीमीटर में निकला हुआ है तो आप ना चेंज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10⁻⁻⁴ नहीं लगाते हैं वहाँ पे। इंटू 20 अंडर रूट 2 पी ए माइनस पी बी आपका दिया हुआ है 15, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, बाहर का हमने छोड़ दिया है। चलो लगा ही लेते हैं, 10⁻⁻8 कर लेते हैं। डेंसिटी 10⁻³ और ये आपका हो गया 60 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। सिंपल है। ये 10⁻⁻8 रूट के अंदर है और ये वाला 10⁻⁻8 रूट के बाहर है, ठीक? तो क्यू आपका हो गया 40 इंटू 20। अब यहाँ पे देखो, ये 15, एक 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये हो गया 8, नीचे आपका 40 हो गया, ये हो गया 10⁻⁵ ना, इंटू 10⁻⁻8। तो क्यू आपका हो गया 40 इंटू 20 बाई 2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। करते जाओ इसका कैलकुलेशन। ये सिंपल आपका जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो इसको करोगे आप तो ये 10 हो गया। क्यू आपका ये हो गया 400 इंटू 10⁻⁻6। तो देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो ये हटा दो, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मतलब आंसर आपका 400 हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो पूरा भी आप कैलकुलेशन करके करोगे तो 1 से 1.5 मिनट का, मतलब हमने फॉर्मूला डिराइव करके फिर पूरा कैलकुलेशन किया तो भी हमें उतना ही टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप वेंचुरीमीटर, जैसे कि वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला भूल गए, तो बेसिक बर्नौली का एप्लीकेशन करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही ये आसान सवाल है। देखो आपका वो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द फिक्स सेंटर। अब वो उस सेंटर वर्टिकल एक्सिस पे ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, तो उसके बाद आप बाहर कोई भी पॉइंट लो, उसके एंगुलर मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो एक बार ए के अबाउट रोटेट कर रहा होता, एक बार बी के अबाउट रोटेट कर रहा होता, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होता, ठीक है। तो एल ए बाई एल बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में सेम रहेगा, तो रेशियो इसका 1 ही आएगा।
राइट। तो हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। देखिए, पेपर का मैं अपना रिव्यू बता दूं। पेपर क्या टफ था? बहुत ज्यादा नहीं था। 5 से 7 क्वेश्चन थे जो थोड़े चैलेंजिंग थे। चैलेंजिंग इन द सेंस कैसा नहीं था कि बहुत दिमाग लगाना था, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट लगाना था। सिंपल कॉन्सेप्ट थे, लेकिन कुछ डायग्राम दे के, कुछ लैंग्वेज को बड़ा करके आपको कंफ्यूज किया गया। ठीक है। मैं फिर से वही बोलूंगा कि एक चीज एनटीए ने बहुत श्योर कर दी कि भैया, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा यूट्यूब चैनल पे आता है, वो भी देखते हैं, उन्हें पता होता है किस मेन मेन चीज में आप बार बार खेल रहे होते हो। तो उन्होंने वो चीजों पे क्वेश्चन देना शुरू किया जो थोड़े से इग्नोर्ड थे। तो वो आपको परेशान, क्योंकि कोई याद ही नहीं रहते वैसे टॉपिक। राइट। दूसरी चीज ये है कि कई बार जो ड्रॉपर बैच के बच्चे होते हैं, 12th पास आउट होते हैं, जो नीट के लिए आते हैं, वो कई बार ये कहते हैं, सर हमें 12th थोड़ी देना, क्यों डेरिवेशन पढ़नी है? पढ़नी भाई, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। तो डेरिवेशन थ्योरी आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है। तो होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इससे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करिए, आगे की फिजिक्स के लिए प्लान करिए और फिजिक्स पढ़ने का तरीका बदलिए।